विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूं बेटा, डेरिवेशन के लिए। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक एक चीज़ पर आप ध्यान दे दीजिए। अनंत लंबाई के यानी उस तार की लंबाई बहुत अधिक होगी। अनंत का मतलब होता है बहुत अधिक होगी और तार की लंबाई आपको मालूम नहीं रहेगी। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार, वह चालक तार सीधा होना चाहिए, तो उसके समीप, और चालक होना चाहिए, तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम समझें कि कुछ अपना आधार तैयार कर लेते हैं बेटा, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, इसको समझेंगे। आप जैसे कोई 3 बीमा की चीज़ है, मान लीजिए गोला ले लीजिए आप, या कोई घनाकार आकृति ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, जो भी चीज़ें हों, आप जानते हैं कि इनमें आयतन होता है। तो आयतन के संदर्भ में घनत्व तो निकाला जाता है। जिन चीज़ों में आयतन होती है, 3 बीमा की चीज़ों में आयतन होती है, तो उनका अगर घनत्व निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है आयतन घनत्व, या केवल घनत्व आपको पढ़ा दिया जाता है। और उसका आप फार्मूला क्या यूज करते हैं, बटे आयतन कर देते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ बटे में आयतन आता है, पूरा आयतन। लेकिन अगर यही चीज़ 2 बीमा की हो, माने समतल हो, जैसे ये बोर्ड पर जहाँ हम लिख रहे हैं, ये समतल की चीज़ है, इसमें केवल 2 बीमा है, लंबाई और चौड़ाई। ऐसे समझिए जैसे आप पृथ्वी पर रहते हैं। अगर आपसे कहूँ जनसंख्या घनत्व निकालिए, तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन का फार्मूला नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ न तो आयतन है न द्रव्यमान है। तब आप क्या करेंगे? तब आप पूरी जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे और बताएंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ क्षेत्रफल से भाग दे करके आप निकाल लेंगे इसमें घनत्व। अभी 3 बीमा, फिर 2 बीमा, अब 1 बीमा की चीज़ पर कल्पना करिए, जैसे सीधा तार। अब इस पर कोई चीज़ अगर फैला हो, तब इसका घनत्व आप कैसे निकालेंगे? इसमें कोई चीज़ फैली थी, इसका घनत्व निकाल लिए, कैसे? उसके संख्या बटे क्षेत्रफल करके, इसमें द्रव्यमान बटे आयतन करके, और इसमें अगर कोई चीज़ फैली हो तो कैसे निकालेंगे और क्या नाम देंगे इसको? तो यह तो आयतन घनत्व था, इसको हम क्षेत्रफल घनत्व कह सकते हैं, 2 बीमा वाले को। आप ध्यान देना बेटा, कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। क्षेत्रफल घनत्व कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो एक केवल सरल रेखा में होती है, 1 बीमा की, 1 बीमा की चीज़ है यह, माने केवल लंबाई होती है। तब यहाँ अगर कोई चीज़ फैली हुई है तो उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए रेखीय घनत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। ये क्षेत्रफल, ये आयतन, ये रेखा, यानी रेखीय घनत्व। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, रेखीय घनत्व कैसे आप निकालेंगे? यहाँ बटे क्षेत्रफल करते थे, यहाँ बटे आयतन करते थे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ बटे लंबाई करेंगे, माने एकांक लंबाई में कितनी चीज़ें आएंगी, वह होगा रेखीय घनत्व। अब समझते हैं इसके डेरिवेशन को, कि अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है। आप कायदे से समझिए बेटा, यह मान लीजिए कि अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है। अनंत लंबाई का मतलब बहुत अधिक लंबाई उसकी रहेगी। अब यह सीधा तार है और चालक तार है, इस पर आवेश है। अब अगर इस पर आवेश है तो आप पढ़े हैं इस बात को कि अगर यह चालक है तो आवेश जो है वह समान रूप से बंट जाएगा, यानी जो आवेश है वह समान रूप से इस पर वितरित है। यहाँ मैं धन चार्ज दिखा दे रहा हूँ, जो पूरे तार पर समान रूप से बटा हुआ है। समान रूप से बटना आप समझते हैं ना, कि यह नहीं है कि कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, ठीक, सतत रूप से वह बराबर बटा हुआ है। अब यहाँ घनत्व के बारे में, चूंकि तार की लंबाई नहीं मालूम है, अब किन टर्म का प्रयोग किया जाएगा आप समझ लीजिए। यहाँ परीक्षा में आपसे कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
रेखीय आवेश घनत्व के पद में निकालिए, या रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के पद में निकालिए। अब यहाँ हमारी मजबूरी है कि ऐसे प्रश्न जिनमें लंबाई अनंत होती है, तो जब आपको लंबाई नहीं मालूम है तो उनके सूत्र का डेरिवेशन हमेशा घनत्व के पद में किया जाएगा। तो एक शब्द आएगा रेखीय आवेश घनत्व। तो तार का, अब जो आवेश बटा हुआ है इसमें बेटा, तो तार का रेखीय आवेश घनत्व, अब इस रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं। और अभी आपको घनत्व के बारे में हमने परिचित कराया, आयतन के लिए, क्षेत्रफल के लिए, एक सीधे तार के लिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इस पर कितना आवेश है वह और बटे इसकी लंबाई। तो तार की लंबाई नहीं, अभी बता रहा हूं किसकी लंबाई। तार की पूरी लंबाई होगी तो पूरा आवेश लिया जाएगा, लेकिन यहाँ अब क्यों आवेश हम पूरे तार पर नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक भाग विशेष के लिए मानेंगे। क्यों ऐसा सोचना पड़ रहा है, आइए देखते हैं। क्योंकि एक टर्म समझ लीजिए बेटा आप, कि अगर आपको किसी चीज़ का मान लीजिए घनत्व निकालना है और वह समान रूप से बटा हुआ है, मान लीजिए इसमें अगर बराबर दूरी पर इतने क्रॉस में लगा रहा हूँ, मान लीजिए 4 4 हैं, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है और इसका मान लीजिए क्षेत्रफल 2 है, तो अगर आप 8 में 2 का भाग देंगे तो घनत्व 4 देगा। अगर आप चाहें तो आधा मिटा दें, क्योंकि यह समान रूप से बटा हुआ है, तो निश्चित है कि इसका क्षेत्रफल भी अगर मान लीजिए कि आधा हो गया, तो अब यह संख्या भी घटकर कितनी हो जाएगी, 4, और क्षेत्रफल हो गया 1 यानी 4। यानी हमारे कहने का मतलब कि जब कोई चीज़ समान रूप से बटा हो, यहाँ आवेश समान रूप से बटा हुआ है, तो चाहे आप छोटे से भाग में कितना आवेश है उसकी लंबाई का भाग दे दीजिए, तब भी वही घनत्व आएगा। चाहे कोई बड़ी लंबाई ले लीजिए, उसमें कितना आवेश है लंबाई का भाग दीजिए, तब भी वही घनत्व आएगा। चाहे पूरे तार की लंबाई ले लीजिए और पूरे तार में आवेश ले लीजिए और तार की लंबाई का भाग दीजिए, तब भी वही घनत्व आएगा। इतनी गणित की समझ आपको होनी चाहिए। अब हम इसे हल कैसे करते हैं, आप यहाँ देखिए कि रेखीय आवेश घनत्व जो होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लैम्डा जो होता है बेटा, वह आवेश बटे लंबाई होगी तार की। यह आपको समझने के लिए दे दिया हूँ। अब इसका हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। अब डेरिवेशन में आप देखिए कि माना हम इस चालक तार पर आवेश समान रूप से बटा हुआ है, हमने ये सब मान लिया। अब एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ देखिए तार के समीप हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस तार के समीप हम यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं। कि समीप का अर्थ बेटा विज्ञान में यह समझना कि जहाँ तक वो प्रभाव कर सके, आवेश प्रभावित कर सके विद्युत क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो वहाँ इतना आवेश मजबूत नहीं है कि वहाँ तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिखाएगा, इसलिए समीप शब्द प्रयोग किया जाता है। अब यह मान लीजिए कि R दूरी पर एक बिंदु P है इस तार के, और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, ज्ञात करनी है। एक एक बात आप स्पष्ट रूप से समझते चलिए। हम गॉस प्रमेय पढ़ चुके हैं, और गॉस प्रमेय सीधे सीधे क्या कहता है कि आकृति चाहे जैसी हो, अगर इसके अंदर कोई आवेश है, ठीक, तो इस आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वह Q/ε0 होगा। गॉस प्रमेय आप याद रखिए, क्योंकि उसी के प्रयोग से, उसी के उपयोग से इसे सिद्ध किया जाएगा, तो सारी चीज़ें आप समझते रहिए। अब Q/ε0 गुना Q/ε0 होता है किसी बद्ध पृष्ठ से विद्युत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और जो पृष्ठ लिया जाता है बेटा गॉस के नाम पर, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी यह गॉसियन पृष्ठ गोलाकार हो सकता है, गोलाकार नहीं भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, किसी भी रूप का हो, बस वह बंद होना
चाहिए और उसके अंदर आवेश होना चाहिए। तो सुविधा के लिए हम यहाँ चूंकि तार है तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे ताकि ये आवेश उसके अंदर आ जाए। तो आवेश अगर अंदर आएगा तो हम एक बेलनाकार पृष्ठ की ही कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अन्य अगर आप कल्पना करेंगे तो इस तरह से, ध्यान देना, अब आप ऐसे कल्पना नहीं कर सकते कि ये आवेश उसको काट करके जाए, उसके अंदर होना चाहिए। तो तार इसके अंदर है और इसका जो सेंटर होगा बेलन का बेटा, ये बेलन का अक्ष, बेलन का ज्यामितीय अक्ष वह तार पर ही होना चाहिए। ज्यामितीय अक्ष आप समझते हैं? ज्यामितीय अक्ष का मतलब हुआ, थोड़ा सा इसको, ज्यामितीय अक्ष यही होता है जो दोनों सिरों के केंद्रों से हो करके अक्ष गुजरे। तो अब यह दूरी r मानी गई है, तो यह इनके सिरों का, ठीक है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ है, आप यह मत चक्कर में रहिए कि बेलन बना दिया गया है, कल्पना कर ली गई है और इसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉस के नियम को अब लागू करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ डेरिवेशन में दे रहे हैं बेटा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया जिसका अक्ष तार पर है, ध्यान देना, तथा त्रिज्या r है। अब त्रिज्या जब r आप ले लिए तो निश्चित है कि यहाँ से चूंकि हमने P बिंदु को r दूरी पर माना था, तो जब इसको अक्ष पर ले लेंगे और ये त्रिज्या r ले लेंगे तो वह P से भी होकर के जाएगा। इस बेलन का पृष्ठ इसी P पर होना चाहिए। अब डेरिवेशन शुरू होता है। एक छोटे भाग की कल्पना हम यहाँ करते हैं जिसे dA से दिखाएंगे। कल गॉसियन पृष्ठ वाला आप याद रखिए जो पढ़ाए थे। अब छोटे क्षेत्र को हम dA से दिखाएंगे। तो क्षेत्र की जो दिशा होती है वह क्षेत्रफल वेक्टर बताए थे ना कि वह क्षेत्रफल पर लंबवत होगी और बाहर की ओर उसकी दिशा होगी। तो यहाँ इसकी दिशा इस तरह बन जाएगी, ऐसे डी वेक्टर ए। अब सुविधा के लिए अब जो, लेकिन अब यहाँ आवेश है बेटा, आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे और धन आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर जाएंगे। अब ये बाहर की ओर चलेंगे तो निश्चित है ये भी इसके लंबवत ही जाएंगे, यानी इसी पर पड़ते हुए जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे। तो सुविधा के लिए उनको समानांतर दिखा दिया जाता है। तो यहाँ वेक्टर ई, यहाँ डी वेक्टर ए है और यह वेक्टर ई। अब आप देखिए ध्यान से, और एक यहाँ क्षेत्रफल वो है, यहाँ भी अगर हम एक छोटा सा ऐसे डी ले लें, छोटा क्षेत्रफल, तो इसकी दिशा इधर बन जाएगी डी वेक्टर ए। लेकिन जो फ्लक्स की दिशा यहाँ पर होगी बेटा, और आवेश चूंकि यह ऐसे तार पर है तो इधर जाएगी बाहर की ओर, इधर नहीं जाएगी। तो अब यहाँ दिशा ऐसे हो जाएगी, ऐसे। और हमको इसी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पर चर्चा करनी है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन थ्योरम का उपयोग हमको करना है। तो इसके लिए आप गॉस प्रमेय बढ़िया से पहले तैयार कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अब चलते हैं, अगर हम बेलन के सिरे पर बात करें तो बेलन के सिरे पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा बेटा, या सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
यह क्या होगा, पूरा समाकलन करेंगे किसका, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ई। पिछले वीडियो में विधिवत में समझाया था कि फ्लक्स का सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन जब छोटा अवयव लेते हैं तो उसे कहते हैं डी वेक्टर ए। तो उससे छोटा फ्लक्स निकलेगा, छोटा मान निकलेगा, और जब पूरे पृष्ठ का लेंगे तो उसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ चूंकि, अब ध्यान देना, ई और सिरे पर हम देख रहे हैं बेटा, तो जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी। तो सिरे पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ डी ए और वेक्टर ई के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। और वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए का क्या मतलब होता है, यहाँ मैं शून्य कर दे रहा हूँ सीधे इनको। वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए अगर कर दूँ तो या इंटीग्रेशन ही आप कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ई डी ए, अब ई डी ए का क्या मतलब हुआ, वेक्टर ई डॉट डी, तो डॉट जहाँ होता है आप जानते हैं कास थीटा आ जाता है उसमें, यानी यह बन जाएगा ई डी ए कास, और इस सिरे पर आप देखेंगे तो ई और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, तो कास 90। और आपको मालूम है कि कास 90 का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या आया, 0। ठीक, अब इसका मान क्या हुआ, 0 हो गया, यानी सिरों पर फ्लक्स 0 होगा। अतः दोनों सिरों पर फ्लक्स जो होगा वह, माने दोनों सिरों से गुजरने वाले, आप समझ लीजिए, फ्लक्स 0 होगा। ठीक, अब चलते हैं इसके वक्र पृष्ठ पर। बेलन में जो वक्र भाग होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो वक्र भाग से या वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अब यहाँ बेटा फ्लक्स को आप जानते हैं फाई इसे दिखाते हैं, फाई बराबर, ध्यान देना, अब छोटे क्षेत्रफल के लिए तो वेक्टर ई डी वेक्टर ए हो जाएगा डॉट डी वेक्टर ए। तो यहाँ दोनों स्टेप हम एक साथ ले रहे हैं, छोटे के लिए हो जाता है और फिर समाकलन कर दें तो यह पूरे के लिए हो जाता है, इसलिए पूरा फ्लक्स एक साथ लेकर के हल कर रहे हैं। ठीक, ई वेक्टर ई डी वेक्टर ए लिख करके समाकलन का चिन्ह देंगे तो पूरे के लिए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ आप देखें तो वेक्टर ई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी वेक्टर ए का मतलब ई डी ए कास थीटा, तो ई डी ए, अब यहाँ ध्यान देना, कास थीटा। अब यहाँ दोनों की दिशाएं एक ही हैं, वक्र पृष्ठ पर डी वेक्टर ए और वेक्टर ई की दिशाएं एक होने के कारण उनके बीच कोण 0 होगा, यानी हम यहाँ कास थीटा की जगह कास 0 लेते हैं। समझिए, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब कितना आया इसका मान, ई डी कास 0 का मान 1 होता है, तो हो गया ई डी ए। ई जो है वह कांस्टेंट वैल्यू है, नियत राशि, वह नियत है, तो इसका समाकलन में कोई योगदान नहीं होता या केवल गुणांक बन जाता है, तो बचा डी ए। अब ध्यान देना, एफ आई का मान है बेटा, और इस डी ए का मान क्या आएगा, अब डी ए का मतलब क्या हुआ, छोटा क्षेत्रफल, और जब पूरा कर देंगे तो उसको पूरा क्षेत्रफल मान ले ए, क्या मान सकते हैं, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल का मतलब पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब यह बन जाएगा ई इंटू ए, यह ध्यान देना फाई ई का मान है, यहीं से परिवर्तन होगा मज़ेदार और आपका काम हो जाएगा। एक एक स्टेप पर आप ध्यान देते चले जाइए। अब ई इंटू, अब ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ, हमने बताया बेलन का वक्र पृष्ठ, और आप बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र जानते हैं 2 पाई आर एच। यहाँ बेलन की लंबाई हम यल मान ले रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि लंबाई चाहे जो आप ले लीजिए, अगर उसके अंतर्गत आने वाले आवेश को लेकर के उस लंबाई का भाग देंगे तो घनत्व तो वही बना रहेगा। तो हम बेलन की लंबाई को यल ले रहे हैं सुविधा की दृष्टि से। अब फाई ई बराबर ई, अब यहाँ 2 पाई आर,
आर इसकी त्रिज्या हो गई बेलन की, 2 पाई आर इंटू एच की जगह क्या ले लेंगे, यल, तो 2 पाई आर यल। ठीक। अब आप पूछेंगे सर जी अब कहाँ जाएं? आप याद रखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स। जब आप डेरिवेशन कर रहे हो बेटा या कोई सवाल हल कर रहे हो तो आप पहले यह निश्चित हो जाइए कि हमको ज्ञात क्या करना है। आपको यहाँ वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत फ्लक्स आपको अभी मदद करेगा। और ये आप यह जानते रहिए कि जब हम गॉसियन थ्योरम लगा रहे हैं तो गॉसियन का जो बताया गया तथ्य है उसका उपयोग हमने कहाँ किया, उसका जरूर करना है। जब इतनी बातें याद रहेंगे तो आप डेरिवेशन बड़े आसानी से कर लेंगे। आइए समझते हैं इसको पहले। अब ये फाई हुआ और गॉस क्या कहता है कि यह फाई जो गुजरने वाला फ्लक्स है यह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। यही तो हम पढ़े गॉस थ्योरम में कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध या से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश Q होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। तो वही वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 हो गया। अब यह Q/ε0 किसके बराबर हो गया, E इंटू 2πRL। आप डेरिवेशन करते जाएं और यही न समझो कि मैं कर क्या रहा हूं, पाना क्या है, तो बेटा इसका कुछ अर्थ नहीं होगा। आप भ्रमित हो जाएंगे, आप स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है और किस चीज़ का उपयोग करना है। ठीक। हम चलते रहें और यही भूल जाएं कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर उस चलने का क्या मतलब हुआ, उस चलते रहेंगे, पहुँचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं जाना कहाँ है। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान पाना है। अब हम चलते हैं सीधे ई का मान लेते हैं। यहाँ गॉस थ्योरम का उपयोग करके जितने सवाल हल करेंगे हम, याद रखिए फाई ई के जगह Q/ε0 रख दिया जाएगा, तब हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। अब ई बराबर, अब Q/ε0 के जगह, यहाँ ध्यान देना बेटा, अब यहाँ से हम 2πRL ले लेते हैं तो 2πRL बटे बन जाएगा। ई बराबर, ई यहाँ रोके तो 2πRL यहाँ बटे बन जाएगा ε0। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस बात पर बस। अब यहाँ ई बराबर आ गया Q/L हम अलग कर लेते हैं। ठीक। और 1/2π अलग कर लेते हैं, 1/2πε0 को अलग कर लेते हैं, Q/L को अलग कर लेते हैं। और ये बटे R भी है ना, इसको भी आप फिलहाल 1/R करके अलग कर लीजिए, आसान रहेगा। और नहीं तो यहाँ आप R ले लीजिए, Q/L को अलग कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। अब आप बता सकते हैं Q/L क्या है, इसीलिए हमने आपको पहले पढ़ाने से पहले इसका डेरिवेशन पढ़ाने से पहले आपको 2-5 मिनट यही समझाया। यही है रेखीय आवेश घनत्व। अब यहाँ हम रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा मान चुके हैं, आवेश बटे तार की लंबाई। तो यहाँ आवेश बटे जितने भाग का आवेश लेंगे इतने भाग का ले रहे हैं, और यही बेलन की लंबाई ले ली जाएगी, यानी यह हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, यानी E बराबर 1/2πε0। अब इतने के जगह पूरा रख दिया, R इंटू पूरा रख दिया जाएगा लैम्डा, यानी यह बन गया E बराबर लैम्डा बाई 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई R। अब इस सूत्र को और रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं, E बराबर 2 का गुणा नीचे 2 का ऊपर करके 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई R लिख लेते हैं। ये 1/4πε0 चूँकि सूत्र में आप हर जगह पढ़ते हैं तो उसको सही ढंग से रखने के लिए 2 का गुणा कर लेते हैं। तो यही हो गया तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ बेटा एक चीज़ क्लियर रहना कि लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, इसको जानते रहना।
लिख देना, ठीक, डेरिवेशन के समय। इस तरह डेरिवेशन पूरा हुआ। आशा है इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस डेरिवेशन को बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर एक आध बार और पढ़ लीजिए, ठीक, एक बार वीडियो और चलाकर देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, सारी बातें बता दिया हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका।